हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। और हमने क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम मार्च के लास्ट में है, तो आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके समद्विभाजक लंबक के किसी बिंदु पर अथवा निरक्षीय या अनुप्रस्थ या विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। तो देखो कितनी बार आया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से पूछता है एग्जामिनर कि समद्विभाजक लंब अक्ष पर बता दो, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति पर बता दो, अनुप्रस्थ या विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर। तो देखो विषुवतीय तल भी नाम आ सकता, निरक्षीय भी आ सकता, अनुप्रस्थ भी आ सकता और समद्विभाजक लंब भी आ सकता। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि अक्षीय स्थिति का तो हमने देख लिया था एक्स अक्ष पर, लेकिन समद्विभाजक लंब क्या होता है विद्युत द्विध्रुव पर, जो उसके लंबवत डालते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के। तो मैं फोटो बना देता हूं इसका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास माइनस क्यू है और इससे 2l दूरी पर एक प्लस क्यू है और यहाँ पर ए और ये बी। जैसे कि टाइटल लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमको पता है इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और यहां से यहां तक इसकी दूरी L और यहां से यहां तक इसकी दूरी L, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मैं मान लेता हूं कि बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट प्रेजेंट है, वो बिंदु का नाम है P, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस बिंदु A से P को मैं मिला देता हूं, एक ट्रायंगल बना देते हैं और इसको भी मैं नीचे से ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब मुझको क्या करना है कि ये जो माइनस क्यू आवेश है बिंदु आवेश है, ये इसके कारण इस पर तीव्रता बताएगा और प्लस क्यू आवेश भी इस पर तीव्रता बताएगा। लेकिन कहानी समझो, जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम तीव्रता निकालेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वो माइनस क्यू की ओर होगी, क्योंकि विद्युत बल लेखा हमेशा माइनस क्यू की ओर ही अंदर घुसती है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि इसकी दिशा किधर की तरफ होगी। जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा होगी माइनस क्यू की तरफ, यानी पी ए दिशा में। तो ये E1 मान लिया हमने, है ना। ये हम जानते हैं, क्योंकि आपने यदि पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आप देखिए उनको, आपको दिशा का पता लग जाएगा। तो अब हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ होती है, तो यहां पर देखो ये दूर की तरफ होगी, ठीक है ना। अब मैं इनको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये मैंने डार्क किया और ये मैंने डार्क किया, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2, सही है। अब मुझको एक बात बताओ आप, यहां से ये हमने R दूरी पर एक O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, यहीं पर ही तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण। तो लिखोगे कैसे आप, यहां पर लिखोगे कैसे कि माना माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है, ठीक है ना। और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मुझको आप ये बताओ कि ये कौन है L, ये कौन है R। तो ये जब लंब समद्विभाजक हो रहा है तो ये एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यदि मैं कर्ण निकालूंगा तो कितना आएगा, यहां से बताओ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम सिचुएशन में इधर भी L है इधर भी R है, तो ये विकर्ण कितना आएगा, सॉरी कर्ण कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको मिल गई, क्योंकि हमको एक बात पता है कि माइनस क्यू आवेश बिंदु आवेश के कारण जब भी हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके कारण हमने इस पर तीव्रता निकाली।
अब यहाँ पर एक बात समझो आप कि जब मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, E1 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले, लेकिन हम यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे प्लस ही लेकर चलेंगे जब फॉर्मूले में रखते हैं, क्योंकि हम दिशा बता रहे होते हैं यहाँ पर। तो यह आ जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना। अब मुझको बताओ ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पूरे की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन दिशा देख लेते हैं, दिशा किधर की तरफ है, P से A की तरफ, तो P से A के अनुदिश, सही है, यहां तक समझ में आ गया आपके। अब हम नेक्स्ट बात देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तो यहां से E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन सेम, जब बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, इन दो इसके बीच की दूरी कितनी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन अंडर रूट है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये बन जाएगा। और इसकी दिशा किधर की ओर होगी, देखो प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर दूर की तरफ, तो इसकी दिशा होगी B से P की तरफ, तो यहां हो जाएगी B से P दिशा में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप एक बात देखो यहाँ पर E1 और E2 आपस में इनके जो परिमाण हैं वो आपस में बराबर, देखो सूत्र फर्स्ट भी और सूत्र सेकंड भी, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन इनकी दिशाएं आपस में बराबर नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। इसकी दिशा P से A की तरफ और इसकी दिशा B से P की तरफ। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कहानी समझो, ये फॉर्मूला आपको आ गया होगा कैसे हमने इसको निकाला, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर एंगल एक थीटा मान लेता हूं, इसको भी मैं देखो रफ कर रहा हूं ये वाला, ठीक। अब देखो यदि मैं ये थीटा मान लेता हूं, यदि ये थीटा होगा तो आप मुझको बताना कि इधर भी ऐसा ही है इधर भी ऐसा ही है, तो यदि हमने ये एंगल थीटा माना विद्युत द्विध्रुव इस लाइन के बीच का, तो ये और ये एक जैसे हैं, तो यानी सिमेट्रिक ये दर्शा रहे हैं, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब यहां पर आप देखो एक सदिश E1 है, एक दूसरा सदिश E2 है, मैं इनको वेक्टर नाम दे देता हूं। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच में मैं परिणामी सदिश ले लेता हूं, ये वाला। तो मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो दो लाइनों के बीच में यदि मैं कट करता हूं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण, तो ये थीटा है तो ये भाई साहब भी क्या होगा, थीटा होगा। अब मेरे को ये भी पता है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए एंगल यदि हम ऐसे देखें तो एक लाइन पर बने हुए एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहां पर। अब मेरे को आप एक बात बताना है, यहां से ये पूरा इनका परिणामी सदिश होगा यहां से, तो इसका फोटो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये कैसा फोटो है बहुत ध्यान से समझना इसको। तो ये बिंदु P है, इसको अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहां पर इनका परिणामी है बीच में, इसको मैं बोल देता हूं E, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये कितना है थीटा, ये भी कितना है थीटा, ये कौन है E1, ये कौन है E2। तो यहां से मैं क्या करता हूं, सदिश वियोजन, एक नाम सुना होगा आपने सदिश वियोजन। देखो ये क्वेश्चन 2022 में आने ही आने वाला है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस बिंदु से मैं ऊपर भी एक लंब डाल देता हूं, नीचे भी सेम ऐसे ही एक लंब डाल देता हूं। उसका मतलब सीधा सा समझो कि एक हमारे पास यदि एक सदिश है परिणामी, यदि परिणामी सदिश A है हमारे पास, तो इसको हम वेक्टर वियोजन कर सकते हैं इसका। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो इस A सदिश का जो परिणामी होगा वो A सदिश का परिणामी कितना होगा, A ही होगा, खाली A।
तो यहां से इस सदिश का परिणामी जो, या हम परिमाण बोल सकते हैं, सदिश ए का जो परिमाण होगा वो एक्स अक्ष के साथ जब वेक्टर वियोजन करते हैं, हम वेक्टरों का वियोजित करते हैं, तो ए जो सदिश है इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेकिन यदि हम क्षैतिज पर बात करते हैं और थीटा के साथ हो, तो जब हम बेसिक ट्रिगोमेट्री को अपनाते हैं तो यहां से ये वाली जो साइड है ये आती है ए कोस थीटा, और जो थीटा से दूर वाली होती है, जो खड़ी हुई होती है ऊर्ध्वाधर, वो आती है ए साइन थीटा। ऐसा आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो सेम वही सिचुएशन है। यदि मैं इस E1 के लिए बात करता हूं तो यहां पर इसके लिए, इसके ये देखो और ये देखो, बस इतने के बारे में सोचो आप, तो अभी इतने के ऊपर वाले के बारे में ना सोचो आप, इतने इतने के बारे में सोचो। तो ये E1 है, यहाँ थीटा है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E1 कोस थीटा, सही है। अब इसमें थीटा नहीं है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये E1 है और थीटा नहीं है, तो ये आ जाएगा E1 साइन थीटा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहां पर देखो ये लम ही डाला हुआ है यहाँ पर, है ना। एक हमने जो वियोजित किया है सदिश को, उसको दर्शाया हुआ हमने, ये भी है, ये लाइन भी है, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है, ये थीटा इस लाइन के साथ है, ये कौन है, इस E2 का हम वेक्टर वियोजन कर रहे हैं। तो इस E2 के लिए जब ये थीटा होगा तो क्षैतिज कौन होगा, क्षैतिज परिमाण कितना होगा, E2 कोस थीटा, ठीक है। अब इसके जो अलावा है, क्योंकि मैं इसी को ही, इस सदिश E2 को ही मैं वियोजित कर रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक ट्रिगोमेट्रिक से, तो इसमें थीटा नहीं है, यहाँ पर इसमें थीटा है, यहाँ पर थीटा नहीं है, तो यहां से कितना बनेगा ये बताओ, E2 साइन थीटा। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है ना। तो जो थीटा के साथ होते हैं उनको हमेशा, ये हमारा सदिश है, इसको वियोजित कर रहे हैं, जो थीटा के साथ होंगे उनके साथ कोस आएगा, जो थीटा से अलग होंगे उनके साथ साइन आएगा। इतनी सी बात याद रखना बस आप, और इसको याद रखना, ठीक है। बाकी तो आप 11वीं में सीख चुके होंगे। तो ये इसमें देखो आप, अब उससे पहले मैंने दो फॉर्मूले वहां पर लिखवाए थे कि E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये भी E1 और E2 भी यही था, बट इनकी दिशाएं अलग अलग थी। तो देखो E1 और E2 आपस में, इनके जो परिमाण है वो आपस में बराबर है, लेकिन यहां पर देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 भी इतना ही है और E2 भी इतना ही है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट होने पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारा मेन बनेगा वो क्या बनेगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकलेगी वो क्या निकलेगी, इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ये निकलेगी। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, इक्वल टू E1 प्लस E2 कोस थीटा। अब E1 और E2 दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2E कोस थीटा। इन दोनों को हम आपस में E1 E2 को क्या मान सकते हैं, E मान सकते हैं। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E1 E2 को मैं खाली एक E1 ही मान लेता हूं, E1 और E2 आपस में बराबर हैं, तो मैंने 2E1, क्योंकि E2 E1 के बराबर है तो 2E1 कोस थीटा, ठीक है। आगे मैं इसको रब कर रहा हूं, तो ये बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इक्वल टू 2E1 कोस थीटा। तो इक्वल टू 2 क्रॉस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में कोस थीटा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में Q भी लिया हमने, इंटू 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा कितना है, कोस थीटा निकाल लो आप, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोस थीटा बराबर क्या होता है,
कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। तो आधार कितना है, एल, आधार एल है, इधर से ले लो इधर से ले लो, की मतलब है कर्ण कितना है, ये कर्ण है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू क्रॉस, इस 2 को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 12, और यहां से कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि ये पावर 1/2 है, ये 1 पावर है, तो 3/2 आ जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर से। तो यहां से देखो, अब आप आगे, हमको ये पता है कि ये जो एल है भाई 12 अल्प दूरी है ना, ये एल क्या है, ये एल इस बड़े से आर के सापेक्ष बहुत छोटा है ये एल। तो हम लिख सकते हैं कि जो आर है वो बहुत बड़ा है एल से, और जब आर बहुत बड़ा है एल से तो एल 0 की तरफ जाएगा, ये 0 होगा, यहां से एल स्क्वायर 0 हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की क्यूब बच जाएगा, और क्यू क्रॉस 12 क्या होता है, पी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू क्रॉस 12 कितना आ जाएगा, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आर की पावर 3। तो ये हमारी निरक्षीय स्थिति में, ई निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में ये क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है ना, बिंदु पी पर। अब इसकी दिशा डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको दिशा इसकी दिख रही होगी ना, यहां पर देखो, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई किधर है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो इसकी दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, दिशा, तो दिशा के बारे में बात करते हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो यही हमारा मेन आंसर है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो निरक्षीय स्थिति में आ गई, और अक्षीय स्थिति में हमने क्या पढ़ा था, ई अक्षीय इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p r का क्यूब, ये पढ़ा था हमने। अब मुझको बताओ ई अक्षीय इक्वल टू, यहां से मैं क्या इक्वल टू, इस 2 को बाहर लिया, 2 क्रॉस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर p अपॉन r। अब मुझको आप देखकर बताइए ये कौन है, ये तो निरक्षीय में है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ई अक्षीय इक्वल टू 2 क्रॉस ई निरक्षीय। तो यहां से एक बात तो अच्छी तरह साबित हुई कि अक्षीय स्थिति में जब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति की ट्वाइस होती है, यानी 2 गुना होती है। तो इसको याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु आवेश के कारण और विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम r दूरी पर बिंदु P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसका उसके साथ व्यवहार बताइए और ग्राफ बनाकर बताइए। तो हमको ये पता है कि बिंदु आवेश के कारण, आंसर यदि हम लिखे इसका कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश क्यों के कारण, या हम ये भी ना क्यों लिख लो, चलो, बिंदु आवेश क्यों के कारण ई कितना होता है, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जहां दूरी, जिस दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फर्स्ट। और ऐसे ही सेम यदि हम लिखे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, अभी हमने पढ़ा, वो आर के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन। अब बोला गया, ये तो हमने इनके बीच में विचरण बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। अब यहां पर आप देखो कि यदि मैं जितना आर को बढ़ाऊंगा उतना ई घटेगा, लेकिन यहां जितना मैं आर को बढ़ाऊंगा ई उससे भी ज्यादा घटेगा। तो इसके ग्राफ के बारे में यदि हम बात करें तो हम ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये हमने x मान लिया, ये r का r x एक्सिस पर हो गया, और ये e हो गया y एक्सिस पर। तो इसके ग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो जो
पहला होगा हमारा आर स्क्वायर, दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही होगा। तो इसके ग्राफ को हम देखें ऐसे, जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाता जाऊंगा तो ई घटता जाएगा। देखो आर सबसे पहले देखो, जब आर 0 था यहां पर तो ई अनंत था वो और दूर। जैसे जैसे आर को 0 से दाईं तरफ हम लेकर चले 0 1, तो फिर यहां पर था वो, फिर यहां पर था वो, फिर यहां पर था, फिर यहां पर था आर, तो ई यहां पर होगा, यहां पर होगा ऐसे। तो वो क्या निकल जाएगा, एक्स अक्ष के समानांतर निकलता जाएगा सीधा। ठीक है। अब यदि मैं आर क्यूब का देखूं तो एक ही ऐसी कंडीशन है, जब आर की वैल्यू 1 होगी और इधर भी आर की वैल्यू 1 होगी तो ई इक्वल टू 1 मिलेगा, आर 1 होने पर ई इक्वल टू 1 मिलेगा। यानी कोई एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये पॉइंट 1 1 होगा, तो यहां से जो ग्राफ कटेगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, यहां से ये। तो मैं पहले वाला ग्राफ बना देता हूं, ये आपका बिंदु आवेश के कारण है, बिंदु आवेश। और ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिल जाएगा।